इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर। ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये है हमारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का। जैसे कि यहाँ पे हम डेट देख सकते हैं 20/7/2023, तो इस डेट को हमारे क्वेश्चन पेपर हुआ था। अब भी क्या है कि पिछली बार हमने यहाँ पे लेक्चर बनाया था एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था, क्योंकि उस टाइम आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं हुए थे। इस बार आपके एक बार एग्जाम हो गए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से ये आता है, किस तरीके से आपको इसको अटेंड करना है, जो ऑब्जेक्टिव उनके आंसर भी इसमें हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट तो ये कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है यूपी का है, क्योंकि भाई हम यूपी में रहते हैं, तो हमने एक स्टूडेंट से ले ली जो हमारे स्टूडेंट था। इसके बाद में जैसे अदर स्टेट्स हैं उनके अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं, आप चाहते हैं आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो आप हमें उनको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हम उनको क्या करेंगे, आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे पार्ट वगैरह हैं वो चेंज हो सकते हैं स्टेट्स के अकॉर्डिंग, या अदर जो हमारा पैटर्न है मतलब क्वेश्चंस के आने का वो चेंज हो सकता है। बाकी क्वेश्चन सिलेबस हमारा सेम है, तो क्वेश्चंस भी लगभग सिमिलर होते हैं, कुछ ही यहाँ पे स्टेट्स के अकॉर्डिंग चेंज होके आते हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पे वीडियो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, किसी भी स्टेट से आप हैं बट आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम पार्ट देख लेते हैं, हमारे इसमें पार्ट ए जो होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसमें आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि यहाँ पे कितने के होते हैं, यहाँ पे 30 मतलब के 30 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, जिसमें कि आपका जो एक क्वेश्चन है ये आपका 6 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 6 पंजे 30, इस तरह से हो गया। साथ में आपका जो पार्ट बी होता है इसमें आते हैं यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, जिसमें 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग होते हैं, यहाँ पे ये आपके हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे आपका जो पार्ट सी है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह से पैटर्न होता है आपका यूपी के अंदर क्वेश्चन पेपर का। अदर स्टेट्स में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आए हुए, किस तरीके से आपको इनके आंसर्स देने। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। देखिए यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 6 अटेंड करने हैं। तो क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, इनमें छूट दी हुई होती है आपको, जैसे कि मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चंस की आती है, ज्यादा की नहीं आती है। जैसे कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, आपसे 6 पूछे, तो इसमें सबसे पहले आप किस तरीके से इस क्वेश्चन पेपर को अटेंड करेंगे। देखिए एक तो होता है ऐसा बंदा, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको सब कुछ याद है फिर भी उसके मार्क्स नहीं आए। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने कम प्रिपरेशन की है लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स आ गए। अब इसका रीजन क्या होता है, तो ये एक हमारा पैटर्न होता है, हमारा जो क्वेश्चन मतलब पेपर होता है उसको अटेंड करने का। ये क्या पैटर्न होता है, तो ये क्या पैटर्न होता है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि भाई मुझे सारे आते हैं, आपने स्टार्टिंग से लिखना शुरू किया और इस तरीके से आप अटेंड करते चले गए। अगर आप इनको सीरीज वाइज अटेंड करते हैं, आई नो काफी अच्छे मार्क्स आपके आते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम देने बैठते हैं ना, उस टाइम सबसे पहले आपको, जैसे आप फर्स्ट वाला क्या करें, अटेंड करें। सबसे पहले आप चाह रहे हैं कि चलिए लॉन्ग क्वेश्चन से पहले इनको निपटा दी जाए। पहले आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर से आपको पहले उस क्वेश्चन को अटेंड करना है जो आपसे अच्छी तरीके से आता है, जिसका आप लिखते टाइम भूले ना। क्योंकि क्या होता है ना, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने बैठता है, तो अगर आपका जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आंसर काफी अच्छी तरीके से आपने लिखा हुआ है, अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, तो वो उसी टाइम समझ जाता है कि भी बच्चा ठीक है, बच्चे को नॉलेज है, अच्छे से याद किया हुआ है, राइटिंग भी अच्छी है, तो आगे वो इतना फोकस वहां पे नहीं करता है। जैसे आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। या आपने क्या किया, एक क्वेश्चन आपने अटेंड किया, आप उसको कर रहे थे, बीच में आप भूल गए, आपने जगह छोड़ दी, लास्ट टाइम में उसको आप लिखना भूल गए, या लिखा तो उल्टा सीधा लिखा। इस कंडीशन में क्या होता है, एग्जामिनर जब वो पेपर को स्टार्टिंग से आपका आंसर देखता है, तो वहीं पे समझ जाता है कि बच्चे को याद नहीं, बस बना के लिख रहा है, तो वहां पे गलत इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। कहने का मतलब है, जितने हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन वो अटेंड करना है जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज है, पूरी प्रॉपरली तरीके से आपने उसको याद किया है, तो इस तरीके से आप इसको अटेंड कीजिए। जैसे यहाँ पे चलिए क्वेश्चन हमने आपको बता दी किस तरीके से अटेंड करना है आपको लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, गिव द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मासिस्ट इन ए हॉस्पिटल। देखिए ये जितने हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का ये सिलेबस है, तो टोटल सिलेबस हमने हिंदी प्लस इंग्लिश और साथ में इंग्लिश वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। सीधा वेबसाइट पे ज्वाइन होकर वहां से नोट्स ले सकते हैं। हमने जो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, कहाँ पे, हमारी जो वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, तो आप देखेंगे जितने हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये सभी हमने वहां पे बताए हुए हैं। तो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के अगर प्रिपरेशन करें एग्जाम की, तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। तो यहाँ पे पूछा है भाई, बताइए गिव द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज
ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। अब जैसे हमारा एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है तो भाई एक तरह से क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि भाई कहाँ पे उसको केयर करनी है, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं जहाँ पे उसको वहाँ पे पार्ट लेना है। तो इसके ऊपर लेक्चर हमने डिटेल में बनाया हुआ है, आप सीधा लेक्चर देखिए, वहाँ पे सिलेबस से उसको तैयार कीजिए और यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर लीजिए। एक चीज और बच्चों को डाउट रहता है कि सर आप जो ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारा हमारे क्वेश्चन पेपर इस बार भी आ जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मोस्टली क्या होता है 30 से 35%, 40% ऐसे आपके क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं फार्मेसी में। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना, लॉन्ग और शॉर्ट, तो इसमें से काफी क्वेश्चन आपको इस बार भी मिल जाएंगे। तो ये हो गया। सेकंड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। तो ये सब हमने आपको बताए हुए कितने इंपॉर्टेंट है। तो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को हम शॉर्ट में कहते हैं पीटीसी। तो एक तरह से यहाँ पे पूछ रहा है कि भी जो हमारे एक पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताने हैं। साथ में व्हाट इज इन्वेंटरी कंट्रोल, यहाँ पे आपको फर्स्ट इसके डेफिनेशन देनी है। साथ में गिव द इंपोर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ओनली आप इसकी डेफिनेशन देंगे, साथ में इसके इंपोर्टेंस बता देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में इसके हमने आपको टाइप्स बताए हुए हैं ना, तो वो टाइप आप क्या करेंगे, बीच में ऐड कर देंगे, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में लास्ट में आप इंपोर्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे आपका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी इसके आने के चांसेस रहे। कहने का मतलब है कि हमारी जो एक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होती हैं हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस में, वो किस तरह से यूज होती हैं, क्या किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो आपको यहाँ पे बताना है। साथ में डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ओनली क्या हुआ है, डिफाइन, मतलब कि ओनली डेफिनेशन आपको देनी है क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है। चलिए ठीक है, उसके बाद में सिर्फ स्कोप पूछ ली, लेकिन 6 मार्क्स में आपके इतना इनफ नहीं है, इसलिए हमने आपको नोट्स में दिया हुआ है। तो नोट्स हमने जिस टाइप से आपको दिए, आप सिमिलर उसी टाइप से लिखना, जब भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के यहाँ पे प्रिपेयर होगा। नेक्स्ट हम 6 देख लेते हैं, राइट अबाउट मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, मतलब पहले उसने क्या दवाइयाँ खाई हैं प्रेजेंट में, या दवाई आप उसको देने वाले हैं, फ्यूचर में क्या दवाई आप उसको देना चाह रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। तो मेडिकेशन हिस्ट्री जो है पहले की उसकी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। साथ में एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स। जैसे कोई बंदा अभी क्या कर रहा है, या तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन बनाते टाइम कुछ मिस्टेक होगी, या पेशेंट से लेते टाइम मिस्टेक हुई, खाते टाइम मिस्टेक हो रही है, या जब उसकी डिस्पेंसिंग की गई थी दवाइयाँ पेशेंट को दी थी आपने, तो उस टाइम मिस्टेक हो गई। तो कुल मिला के सभी जो हमारे यहाँ पे मेडिकेशन एरर हो रही हैं, उनको मिनिमाइज करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज यहाँ पे होती है, ये आपको यहाँ पे डिटेल में लिखनी है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको सेक्शन ए समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर काफी डीपली आप समझा रहे हैं। देखिए एक बार आप समझ जाएं किस तरीके से आपको अटेंड करना है क्वेश्चन पेपर, किस तरीके से आते हैं और कितना कितना लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भले ही आपके 5 से 6 मिनट ज्यादा लग जाए इस लेक्चर में, लेकिन आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको पेपर अटेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट बी। तो इसके अंदर आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए क्या होते हैं, हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से निकल के आते हैं। अब यहाँ पे फुल लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं लिखना होता है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। आपको यहाँ पे कितने बताने, 10 बताने, लेकिन आपको 11 यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट आप उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे जो सबसे अच्छी तरीके से आपको आता है, और इजिली आप उसको लिख सकते हैं। कहीं भी आप ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं आ रहा है बाद में लिख लूंगा वाला मैटर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें देख लेते हैं, राइट द डिफरेंस इन बिटवीन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी। देखिए ये तो काफी ज्यादा आसान है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी हमारे सब्जेक्ट का नाम है, ये आपको पता है। साथ में कम्युनिटी फार्मेसी आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तो क्या करना है, ओनली आपको दोनों की डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है। कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब ये डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपको एक यहाँ पे कॉलम टाइप में बनाना है, बीच में आप उसके लाइन खींचेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। इस तरीके से क्या होता है, डिफरेंस यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइट ए नोट ऑन हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड्स FIP बेसल स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन डिटेल में हमने आपको कराया हुआ है, ये आपको लिखना है। साथ में गिव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो जो एक फार्मासिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होती है उसको वहां पे प्रिवेंट वगैरह करने में। तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। साथ में यहाँ पे डिफाइन हाई रिस्क ड्रग्स।
जो हमारी हाई रिस्क वाली ड्रग्स होती है हमारी क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी होगी। एक नहीं होती है, काफी सारी होती हैं। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यूज टू रिड्यूस एरर्स यूजिंग हाई रिस्क ड्रग्स, और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज है जिनको आप यूज करके जो हाई रिस्क वाली ड्रग्स होती हैं उनके एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। राइट नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, देखिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपका यह है, जो हमारी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं इनको डिस्पोजल करने की क्या क्या मेथड्स वगैरह होती हैं वो आपको यहाँ पे शॉर्ट में बतानी है। साथ में राइट ए नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, जैसे हमारी ड्रग्स होती हैं उनका हम हॉस्पिटल के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कहाँ पर, आईसीसीयू में, आईसीयू में, एनआईसीयू में, साथ में इमरजेंसी वार्ड्स में, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। साथ ही वहाँ पे जैसे हमारे डिफाइंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में राइट इन ब्रीफ अबाउट स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। देखिए काफी सारे पॉइंट थे, जब हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था तो आपको यहाँ पे ओनली इतना पूछना है, मतलब इतना बताना है कि डेफिनेशन क्या होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और इनकी स्टोरेज हम कैसे करते हैं, क्योंकि क्या होता है इनकी स्टोरेज अच्छे से नहीं की जाती है, ये मतलब इन्वायरमेंट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जो हेल्थ वगैरह होती है उसके लिए हार्म ही कॉज कर सकते हैं। साथ में व्हाट इज मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट क्या होती है आप बताएंगे। साथ में इनलिस्ट द वेरियस टेस्ट यूज टू एक्सेस द रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं, काफी इजी हमने आपको ये बताए हुए हैं। साथ में व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन जर्नल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, अब जो पॉइजन होता है किसी बंदे ने पॉइजन खा लिया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जर्नल कौन कौन से स्टेप आप लेंगे जिससे कि वहाँ पे वो ट्रीट हो जाए। जैसे कि फर्स्ट भी आप उसको उल्टी करा सकते हैं जिससे उसके पेट से सारा मटेरियल बाहर आए, साथ में नेक्स्ट आप एंटीडोट वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से। साथ में राइट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस, जब ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है तो उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो ये हो गया, तो हमारा इसमें पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं हमारा पार्ट सी। अब देखिए फर्स्ट आप इसको समझिए आपको एग्जाम में इसको अटेंड कैसे करना है, क्योंकि क्या होता है अभी हमारा कितने का 20 मार्क्स का है और आपको पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 24 आपको एग्जाम में चाहिए होते हैं। तो अगर आप ये 20 अच्छे से कर देंगे उसके बाद आपको भी थोड़ा सा अटेंड करना है, पास तो आप इजिली हो सकते हैं। इसलिए हमारे जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं ना इन पर आपको मेनली फोकस करना है। अब पहले हम आपको ये बताते हैं आपको ये अटेंड कैसे करने हैं। जैसे कि आपका एग्जाम है, भाई एग्जाम में आप क्या करते हैं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं स्टार्टिंग में हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस को लिख लेते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में थोड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं ना तो आंसर समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, चाहे तो आप पहले फर्स्ट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अटेंड कीजिए, सेकंड आप शॉर्ट कीजिए या आपको पहले शॉर्ट अच्छे से याद है आप शॉर्ट कर लीजिए, लॉन्ग उसके बाद कीजिए। आपको लास्ट में यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं पार्ट सी ये आपको अटेंड करना है। अब इसका मेनली रीजन क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, भाई लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन उसी के अंदर से निकल के आते हैं हमारे ये ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो हो सकता है आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड किया है उसके अंदर आप ऑलरेडी इसका आंसर लिख चुके हैं या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे ना जब लास्ट में आप इनको करेंगे आपके माइंड में रहेगा भाई अभी मैंने इससे पहले तो इस आंसर को लिखा है अभी उस क्वेश्चन में। तो इससे क्या हो जाता है ना, सारे नहीं लेकिन 3 से 4 तो मोस्टली ऐसी होती हैं, 4 से 5 जो आप यहाँ पे इजिली अटेंड कर लेते हैं और 4 से 5 मार्क्स आपको मिलना आसान नहीं होता है पेपर के अंदर, तो यहाँ पे आपको काफी बेनिफिट हो जाता है। तो आप इनको लास्ट में अटेंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आंसर ऑल क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, अब यहाँ पे कोई भी आपको छूट नहीं दी हुई होती, जैसे 20 का है तो 20 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। जैसे चलिए बिना टाइम वेस्ट के अब देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 20 बेड्स हॉस्पिटल, सपोज कीजिए एक हमारा हॉस्पिटल है जिसके अंदर 200 बेड्स हैं, अब वहाँ पे कितने फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारा इसमें आंसर रहेगा बी 8। देखिए 8 फार्मासिस्ट की यहाँ पे नीड होती है। अब ऐसे नहीं आप इनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पहले ये डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं के अंदर से हमारी ये है। साथ में लार्ज हॉस्पिटल्स है, अब एक हमारे जो लार्ज हॉस्पिटल है तो उसमें कितने बेड्स की नीड होती है। अब देखिए जैसे छोटा है, एक छोटा है उसमें 100 बेड्स हो गए, उससे बड़ा है उसमें उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा हो गए, लेकिन जो एक लार्ज हॉस्पिटल होता है जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं हाई लेवल के, उनमें जो हमारे यहाँ पे 1000 या उससे एबव बेड्स की नीड होती है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इज, अब एक हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी जिसको हमें ओपन करना है तो इसके लिए मिनिमम जो एरिया है कितना रिक्वायर्ड होगा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 250 स्क्वायर फीट। इसको हमने डिटेल में आपको पढ़ाया था जब ये टॉपिक हमने स्टडी किया था। साथ में ये हमारा देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से आप समझना, यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है भाई यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, फर्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में चारकोल, टैनिक एसिड, ऑल ऑफ अबव। देखिए क्या होता है ना, ये जो हमारा क्या होता है यूनिवर्सल एंटीडोट होता है ये कंटेन करता है तीनों को, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ अबव हमारा क्या आएगा आंसर आएगा।
साथ में नेक्स्ट हम 5 देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिया इज नोन एज। देखिए इस तरीके से भी आते हैं हमारे, इस तरीके से भी आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपसे कुछ पूछ लिया होता है, यहाँ पे 2-3 आंसर दे दिए होते हैं, ये आपको यहाँ लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि हमारे जो क्या होता है यूरिया होता है, सॉरी यहाँ पे यूरिन होता है, इसके अंदर जो प्रोटीन की परसेंट होती है तो इसको हम क्या कहते हैं। देखिए हमने आपको ये पढ़ाया था यूरिन वाले में, जैसे कि हमने वहाँ पे आपको बताया था, कहाँ पे बताया था, हमारे जो किडनी वाले आई थिंक टेस्ट है उसमें हमने आपको बताया था। तो अगर हमारा जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। यहाँ पे आंसर हमारा राइट रहेगा। अब यहाँ पे ग्लूकोज यूरिया, तो अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ग्लूकोज यूरिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन है इसलिए प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या है कि पेपर काफ़ी दिन से रखा हुआ है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं चमक रहा है, तो इस लाइन को हमने ऊपर लिख दिया है। जैसे कि इज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर गोल्स और सर्विस टू द कंज्यूमर। तो इसमें आंसर आएगा हमारे यहाँ पे कोल्ड चेन। अच्छे से नहीं चमक रहा है इस वजह से इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से देख रहे हैं। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जैसे कि चलिए इसको देखिए थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए क्योंकि कंफ्यूज करने वाले होते हैं इस तरह के। द पेशेंट हु कम टू दी हॉस्पिटल, एक पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है विद जनरल सिम्टम्स के साथ में, जैसे उसको फीवर है, कफ है या कोल्ड है, तो उसको आर नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पे पूछा है कि जनरल सिम्टम्स के साथ में आ रहा है। अब कोई भी पेशेंट है जनरल सिम्टम्स के साथ में खुद चल के आ रहा है तो कह सकते हैं कि भाई वो आउट पेशेंट है। तो यहाँ पे आउट पेशेंट और इन पेशेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी होती है कि भाई उसको फीवर वगैरह है तो वो हॉस्पिटल में आ रहा है तो वह एडमिट होगा, तो यहाँ पे भाई इन पेशेंट हो गया। देखिए अगर उसकी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, उसको वहाँ पे एडमिट करने की नीड है, तो वो जो रहेगा हमारे यहाँ पे इन पेशेंट। लेकिन उसको जनरल से सिम्टम्स से खुद चल के आ रहा है दवाई लेने के लिए, तो वो आउट पेशेंट की कैटेगरी में यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए डिसीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज नोन एज। यहाँ पे थोड़ा सा मीठा हुआ है इस वजह से थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक डिसीज ऑफ ब्रेन, एक ब्रेन की डिसीज जो कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के द्वारा होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं। देखिए हमने आपको एक डिसीज पढ़ाई है, कहाँ पे, फार्माकोथेराप्यूटिक में भी हमने आपको पढ़ाई है, साथ में आई थिंक फार्माकोलॉजी में हमने आपको उसके बारे में पढ़ा है, वो है यहाँ पे एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी क्या होता है कि हमारी डिसीज होती है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के वजह से होती है। तो हमारे यहाँ पे एपिलेप्सी जो है हमारा राइट आंसर है, कोमा यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन हार्ट रेट इज, जब हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है तो उस टर्म को यहाँ पे हम कहते हैं टैकीकार्डिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट। देखिए हमारा जो बाइल पिगमेंट है इसके लिए जो टेस्ट यूज होता है वो हमारा कौन सा है। और यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेगा पोचेट टेस्ट, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी फंक्शन टेस्ट। अब इसके नाम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि इसके लिए पूरा क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी आपका लेक्चर ये हो जाएगा। जो आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आएगा। साथ में यहाँ पे इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन देन एंटीडोट इज यूज्ड। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि कोई पर्सन है, कोई इंसान है, उसने क्या किया, एक पॉइजन खा लिया लेकिन उसके पॉइजन का एंटीडोट आपको पता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में कौन सा एंटीडोट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, सेकंड केमिकल, थर्ड मैकेनिकल और फोर यहाँ पे यूनिवर्सल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा यूनिवर्सल, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल एंटीडोट होता है ये हमारा फिजियोलॉजिकल और साथ में केमिकल एंटीडोट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यूनिवर्सल एंटीडोट हम दे सकते हैं उस कंडीशन में जब हमें ना पता हो जो पेशेंट है इसने कौन सा एंटीडोट, कौन सा पॉइजन लिया है। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल सेकंड एंड शेड्यूल थर्ड कंट्रोल ड्रग इज वैलिड फॉर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल थर्ड की कंट्रोल ड्रग के लिए होता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। अब देखिए इसको हमने गूगल भी करके देखा था क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजन हमें भी यहाँ पे हो रही थी। तो मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो 28 डेज के लिए होता है और मैक्सिमम देखा जाए तो हमारा जो शेड्यूल सेकंड है इसकी कंट्रोल ड्रग के लिए 6 मंथ तक के लिए ये होता है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आपके 20 डेज हैं, आप इसलिए यहाँ पे जो आपका डी है इस पे आप लगा दें, आपका ये राइट रहेगा। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर फीफो स्टैंड्स फॉर। अब देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर आपको क्या करना है, फुल फॉर्म बतानी है। जो हमारा फीफो है किसके लिए, स्टैंड्स फॉर किसके लिए होता है, तो यहाँ पे होता है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। जो दवाई हमारी पहले एक्सपायर होगी उसको पहले वहां से आउट किया जाएगा। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 19 क्वेश्चंस। इज द टाइम टेकन बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ड्रग टू दी
डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है जब हमने एक क्या किया, एक ऑर्डर दिया, मतलब हमने प्लेसिंग एक ऑर्डर दिया, साथ ही में उसके रिसिप्ट ऑफ ड्रग के बीच में जो हमारा टाइम गैप होता है, तो इसके बीच के इस टाइम को हम क्या कहते हैं, तो हम इसको कहते हैं लीड टाइम। ये आपका हो गया। लास्ट के अंदर हम लास्ट हम देख लेते हैं हमारा जो 20 क्वेश्चन है। द आउट पेशेंट हु आर एबल टू वॉक एंड रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर आर कार्ड। तो एक ऐसा पेशेंट जो खुद चलने में सक्षम है और साथ ही में वो हॉस्पिटल में आके क्या कर रहा है, प्राइमरी केयर ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जनरल आउट पेशेंट, क्योंकि वो खुद चल के आ रहा है और वहाँ पे चलने की एबिलिटी वो रखता है, खुद आके केयर ले रहा है। अगर वो इमरजेंसी कंडीशन में आता तो इमरजेंसी आउट पेशेंट कहते, या एक तरह से उसको किसी हॉस्पिटल से रेफर किया जाता तो उसको भी रेफर्ड पेशेंट कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसको जनरल आउट पेशेंट कहेंगे। तो आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हमें हिंदी में क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूपी का जो पेपर होता है ये आपका बहुत लैंग्वेज में आता है। तो इस तरीके से आपका ये, मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए क्योंकि काफ़ी शुद्ध हिंदी यहाँ पे दी हुई होती है। तो ये आपका हिंदी में है, ये आपका पार्ट ये हो गया। इस तरीके से आप लिखना चाहते हैं, वीडियो में देख कर आप लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। तो पूरा पेपर हमने आपको समझा दिया, फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे जो सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसका कंप्लीट सिलेबस हमने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। वेबसाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पे। आपको इसके नोट्स चाहिए तो सीधा आप वेबसाइट पे ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पे नोट्स ले सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा है हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा जो पेपर है उस पर हम नेक्स्ट अपनी वीडियो लेक्चर बनाएं, जिससे कि आपको अच्छे से वो समझ आए। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।